वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। और फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइज। आज की वीडियो में बात करने वाले यूपी ट्रिपल फार्मासिस्ट एलोपैथ भर्ती क्लास को लेकर। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपको बेसब्री से इंतज़ार था। हमारे जो भी कैंडिडेट हैं, आप लोगों को हमने होल्ड करके रखा था कि भाई इंतज़ार करिए, क्लास आएगी तो बेहतरीन क्लास आएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप का समय वेस्ट करने का काम हम करेंगे। जो कंटेंट देंगे, कंटेंट में क्वालिटी रहेगा। और ये गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं कि 40 दिन में 40 वीडियो अपलोड करेंगे। इस 40 वीडियो को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देख लेंगे, समझ लेंगे, प्रॉपर तरीके से नोट्स है, ठीक है। आप लिखते जाइए, एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और प्रॉपर तरीके से नोट्स को बनाते जाइए। गारंटी के साथ बोल रहे हैं, जो आपके सिलेबस में, भैया सिलेबस में इन्होंने दे रखा है 65 प्रश्न आपके फार्मा से आने वाले हैं। इस 65 प्रश्न में से गारंटी के साथ आप 60 प्रश्न लड़ा के आएंगे। यूपी ट्रिपल में ही नहीं, अन्य भर्तियों में, चाहे वो आरआरबी की बात कर लें, चाहे एम्स की बात कर लें, हर एक भर्ती में आपके प्रश्न यहीं से लड़ेंगे। ये आपको वीडियो मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप इसका पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मात्र 500 रुपये फ़ी देना होगा। इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा 500 पेज का पीडीएफ है। और ये 500 का पेज का पीडीएफ हम आपको 40 वीडियो में पढ़ा पाएंगे। और यह कंटेंट जो तैयार किया गया है कमज़ोर स्टूडेंट को देखते हुए, जिन्होंने आज तक अपना सिलेबस ओपन करके देखा ही नहीं कि भैया हमारा सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, उनको ध्यान में देखते हुए तैयार किया गया है। अगर वो भी 40 वीडियो 40 दिन मेहनत करके देख लेते हैं तो उनका भी सिलेक्शन आसान हो जाएगा। आसानी के साथ आप फार्मा में तो किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। मोस्टली आपको हिंदी भाषा में दिखेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देखने को मिलेगा। चीज़ें आप समझते जाएंगे बहुत ही आसानी तरीके से, पॉइंट वाइज पॉइंट, मतलब हर एक लाइन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अब हम वीडियो को देखिए, थोड़ा फर्स्ट क्लास है, डे 1 है, तो इसमें थोड़ा हम स्टार्टिंग चीज़ें आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या क्वालिटी रहने वाली। बाकी आपके सामने कंटेंट खुद ब खुद दिखेगा तो आप खुद ही आइडिया लगा पाए। जिन्होंने मतलब कि इसके पहले कई भर्ती परीक्षा में बैठे हुए हैं, उन्होंने देखा है प्रश्न का लेवल क्या रहता है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब अगर आप लोगों का अनुभव है तो यहाँ से वो चीज़ आपको लगेगा कि काश ये पहले कंटेंट हमको मिला होता तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता। जैसे कि एग्ज़ाम 1 मंथ रह गए हैं, 2 मंथ रह गए हैं, उस समय में ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होने वाला है। देखिए, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हम क्लियर कर दे रहे हैं, आपके भर्ती परीक्षा में 5 ऑप्शंस के प्रश्न पूछे जाएंगे और पांचों ऑप्शन हमेशा हर एक प्रश्न में नन ऑफ दीज, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं रहने वाला है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा और पूरी की पूरी थियरी, एक एक लाइन आपको अच्छे से समझना होगा। तो ये नोट्स है, किताब हम आपको नहीं रटा रहे, पूरे के पूरे सिलेबस से टॉपिक वाइज जहाँ से लगता है कि भैया प्रश्न जरूर पुटअप होगा, उन सभी टॉपिक को शामिल किया गया है। और हर एक किताब से छांट कर ये चीज़ें बनाई गई है। पूरे 500 पेज का ये नोट्स रहने वाला है और पूरे आपके सिलेबस को कवर करेगा, ठीक है। कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई ये नहीं है कि ये बुक है, वो बुक है, इस बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, इस विषय से स्टार्ट करें, तो ऐसा कुछ भी सीक्वेंस यहाँ पे अरेंज नहीं किया गया है। बस मोस्टली जो इम्पोर्टेंट हैं, जो 100% भैया एग्जामिनर वो छोड़ ही नहीं सकता है, उन सब चीज़ को शामिल करके ये नोट्स तैयार किया गया है। आपके सामने दिखाई दे रहा है, पहले हम कैप्सूल के बारे में पढ़ेंगे। कैप्सूल होता क्या है, इसकी आसान परिभाषा क्या हो सकती है, ठीक है। आप कमजोर, हम ये देखकर चल रहे हैं कि आप एक कमज़ोर स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो कैप्सूल क्या है भैया, एक ठोस दवा, ठीक है, एक ठोस दवा रूप है, दवा का एक ठोस रूप है, जिसमें जो दवाएं रहती हैं जिलेटिन या फिर अन्य उपयुक्त पदार्थ से बने सेल के अंदर भरा जाता है, खोल के अंदर भरा जाता है, ठीक है। कैप्सूल है, आपने देखा भी होगा, जाहिर सी बात है भैया, फार्मासिस्ट हैं तो देखा ही होगा। तो उसके अंदर क्या रहता है भैया, जिलेटिन या अन्य उपयुक्त पदार्थ से बने खोल के अंदर ड्रग भरी जाती है। इसमें दवा जो रहता है पाउडर, ग्रेन्यूल, तरल या फिर अर्ध ठोस के रूप में होता है। भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया है, पूछा गया कि भैया जो कैप्सूल्स रहता है, ठीक है, इसका सेल जो रहता है किस चीज़ से बना होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और कैप्सूल वह ठोस औषधि रूप है जिसमें दवा को जिलेटिन से बने खोल में बंद किया जाता है ताकि दवा को आसानी से किया जा सके, निगला जा सके और उसका स्वाद छुपाया जा सके, ठीक है। कड़वाहट वगैरह ये सब चीज़ जो भी स्वाद है, उस स्वाद का महसूस ना हो सके जीवा के द्वारा, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैप्सूल हम देखेंगे। कैप्सूल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है।
कौन कौन से भैया? एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है, दूसरा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है। जो पहला टाइप का कैप्सूल है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, यह 2 भागों में बना होता है, ठीक है। ऊपरी भाग जो कैप रहता है और बॉडी जो निचला भाग रहता है। इसमें सामान्यतः पाउडर, ग्रेन्यूल या फिर प्लेट्स भरे जाते हैं। इसका उपयोग अधिकतर एंटीबायोटिक्स दवा, विटामिन, हर्बल ड्रग्स आज के लिए होता है। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हो एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल, ठीक है, जो एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट टाइप सेकंड है ये जिलेटिन कैप्सूल, जिसको आप सॉफ्ट कैप्सूल भी बोल सकते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ठीक है। यह एक ही टुकड़े 1 पीस का होता है। इसमें अधिकतर लिक्विड या फिर ऑयली ड्रग्स भरी जाती हैं। यह नरम और लचीला होता है, ठीक है। तो आपने देख लिया कैप्सूल के टाइप्स। अब हम देखेंगे, अब देखिए एग्जाम्पल भी पूछ लेगा डायरेक्ट, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा सॉफ्ट कैप्सूल का एग्जाम्पल है। ऑप्शन दे देगा विटामिन ए कैप्सूल, फिश ऑयल कैप्सूल, ठीक है, ए और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके ऑप्शंस पूछेगा, ठीक है। तो कैप्सूल के अन्य प्रकार भी अदर टाइप से होते हैं, ठीक है, जैसे कि जिलेटिन कैप्सूल, ये आप देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और यहाँ पे नॉन जिलेटिन कैप्सूल, ठीक है, जिसको आप वेजिटेरियन कैप्सूल बोलते हैं। उसके बाद एंटेरिक कोटेड कैप्सूल, सस्टेन रिलीज कैप्सूल, ये आपने देखा होगा, सुना होगा और अच्छे से आपको ये सब चीज़ें पता होगा। अच्छा, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है आपके भर्ती परीक्षा में, यूपी तरफलेसी डी फार्मा के लिए क्या पॉइंट हो सकते हैं जो ऊपर आपने पढ़ा है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैप्सूल सेल मुख्यतः किससे बना होता है? जिलेटिन से बना होता है, जो 1 लाइन में आपकी भर्ती परीक्षा में बन सकता है। हार्ड कैप्सूल में 2 पार्ट्स, कैप प्लस बॉडी होते हैं। सॉफ्ट कैप्सूल में लिक्विड ड्रग भरी जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके भर्ती परीक्षा के लिए। कैप्सूल साइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एम्स में, तो ये एम्स का फेवरेट है भैया। आरआरबी में भी पूछा जाता है, एम्स में भी पूछा गया था, तरफलेसी से भी प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। कैप्सूल साइज एंड कैपेसिटी टेबल, इसको आपको ध्यान में रखना है और नोटबुक अपना लेके बैठिए और नोट डाउन करते जाइए, या फिर आप पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ मात्र भैया 500 रुपये में मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 7985160239 पे, इस पर कॉल कर सकते हैं और पूरी की पूरी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। पूरे विषय को आपको कवर करेगा, ठीक है। एक भी अब भैया 65 में से 65 नहीं बोल सकते, लेकिन 65 में से 60 भी फंस सकता है, 50 भी फंस सकता है। इतना फंसेगा कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। टेबल को आपको ध्यान में रखना है। देखिए ध्यान में रखना है क्या भैया, कैप्सूल नंबर यहाँ पे दिया है इस वाले टेबल में, और यहाँ पे कैपेसिटी एमजी में दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे कैपेसिटी एमएल में दिया है। तो देखिए पूछेगा डायरेक्ट, भैया निम्नलिखित में बताइए कौन सा सबसे लार्जेस्ट कैप्सूल है, नंबर दे देगा, ठीक है। 000, 00, सिंगल 0, 1, 2, 3 ऐसे ऑप्शन दे देगा। फिर ऑप्शन 1 दे देगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है, ये भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न है, ठीक है। 000 लार्जेस्ट कैप्सूल होता है, जो इसकी कैपेसिटी है एमजी में 950 एमजी में, और वहीं पे एमएल की बात करें तो 1.3 ml। ये पूरा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड में आपको ध्यान रखना है 00, ये 650 mg की होता है, और इसका जो कैपेसिटी एमएल में है 0.95 ml में होता है। तो ये सारे टेबल आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं भैया, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट बात करें तो भैया 5 नंबर की स्मॉलेस्ट है, 100 mg में उपलब्ध होता है, और उसके बाद ml की बात करें तो 0.13 ml में उपलब्ध होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड आप यहाँ पे क्या ध्यान में रखेंगे, ठीक है, एग्जाम के लिए, कि भैया कैप्सूल साइज 000 जो है ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट होता है, और कैप्सूल साइज 5 सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होता है। कैप्सूल की कैपेसिटी पाउडर की डेंसिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में ड्रग को पाउडर या फिर ग्रेनुलस फॉर्म में भरा जाता है। तो ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। देखिए रिवीजन करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, रिवीजन बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से, और इसी को क्या बोलते हैं, स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। किताबों से रटने से अच्छा है कि भैया किताबों का निचोड़ निकाल कर आपके सामने कंटेंट पेश कर दिया जाए, और एग्जाम के समय में आप उसी कंटेंट को रिवाइज करके बेहतरीन इसको लाकर उन विद्यार्थियों को पीछे छोड़ सकते हैं जो सालों से मेहनत करते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। तो स्मार्ट स्टडी आपको अपनाना है। एग्ज़ाम आपके घोषित हो चुके हैं भैया, 21 जून को है, तो मेहनत करना आपका काम है, कंटेंट उपलब्ध कराना हमारा काम है। देर से आते हैं दुरुस्त आते हैं। देखिए ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है, ग्राइंडिंग अकॉर्डिंग टू आईपी पाउडर। देखिए पाउडर क्या रहता है, जो दवाएं होती हैं पाउडर से ही बनता है, ठीक है। तो ऐसा इसको कैसे अलग किया जाता है, तो इसी सीव नंबर से ही अलग किया जाता है, ठीक है। पाउडर फॉर्म में रहता है, इसी सीव नंबर से अलग किया जाता है छान के माध्यम। जैसे यहाँ पे कोस पाउडर, इसका सीव नंबर डायरेक्ट पूछेगा, बताइए भैया कोस पाउडर के क्या सीव नंबर है, तो आप बताएंगे 10, ठीक है।
तो इसी प्रकार से ये सभी टेबल 1, 2, 3, 4 ये जो दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके भर्ती में परीक्षा में पूछ सकता है। अब ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऊपर का और नीचे का ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। 120 और 10 लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट शिव नंबर को ध्यान में रखना होगा। जैसे आपने यहाँ पे कोर्स याद कर लिया, ठीक है। कोर्स के बाद क्या आता है मॉडरेट, ठीक है। मॉडरेट कोर्स पाउडर ये 22 नंबर का होता है, ठीक है। अब इसी की डबल करके आप क्या कर दो, ठीक है, +2 ऐड कर दो, याद रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पे फाइन पाउडर की बात करें, मॉडरेट फाइन पाउडर, तो इसका डबल आप कर दो सीधा, ठीक है। सीक्वेंस में याद करेंगे तो यहाँ पे आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। 10 का डबल आपने किया लगभग 20-22 आ गया, फिर 22 का डबल किया 44 आ गया, ठीक है। फिर आपको क्या याद करना है, फाइन पाउडर। फाइन पाउडर का सिव नंबर 85 होता है, वेरी फाइन पाउडर का 120। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। देखिए क्लास पूरा देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि भैया कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का आप पहुंच जाएगा। और एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कॉन्फिडेंटली जब तक आप अपने माइंड सेटअप ये नहीं बना लेंगे कि हमने तो सब कुछ पढ़ के आया है, पूछे चाहे जहाँ से, तब तक आपका पेपर बेहतरीन नहीं जाएगा। क्योंकि पेपर का पैटर्न देखते ही क्या होता है, कभी कभी दिमाग भी डिस्टर्ब हो जाता है। 2 घंटे का काम रहता है भैया, 2 घंटे में अगर आप कॉन्फिडेंटली के साथ ये अपने माइंड सेटअप को नहीं बना लिया कि हम सब कुछ कर लेंगे, तो भैया हो सकता है कि आप आते हुए प्रश्न को गलत कर दें। तो इसलिए आपको कॉन्फिडेंटली लाना हमारा काम है। कॉन्फिडेंट के साथ आप एग्ज़ाम में बैठेंगे जब ये कंप्लीट पूरी नोट्स आप पढ़ेंगे तब। अब देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट क्या ध्यान में रखेंगे, सीव नंबर बढ़ने पर पाउडर का जो प्रैक्टिकल साइज होता है ये छोटा होता जाता है, ठीक है। और जो कोर्स पाउडर है ये मोटा पाउडर होता है, इसका सीव नंबर 10 है, याद करके रखना है, ठीक है। इसको मॉडरेट जो कोर्स पाउडर है ये मध्यम का होता है, नामी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सीव नंबर 22 है। उसके बाद फाइन पाउडर, मॉडरेटली फाइन पाउडर जो मध्यम महीन पाउडर के होते हैं, इसका सीव नंबर 44 है। फाइन पाउडर महीन पाउडर, इसका सीव नंबर 85 है। वेरी फाइन पाउडर मतलब बहुत ही महीन पाउडर, इसका सीव नंबर 120 है, ठीक है। अब देखिए आपके भर्ती परीक्षा में ऐसे ही MCQ बनेंगे, ठीक है। वेरी फाइन पाउडर किस सीव नंबर से पास होता है। अब 5 ऑप्शन आपके भर्ती परीक्षा में आएगा, यहाँ पे हमने 4 ऑप्शन ही दिया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई ऑप्शन से आएगा जो लिख के आएगा भैया नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वेरी फाइन पाउडर। अभी टेबल में आपने क्या देखा भैया, टेबल में क्या देखा, वेरी फाइन पाउडर। यहाँ पे टेबल में आपने देखा 120 नंबर, सीव नंबर इसका 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में भी आपको दिखाई दे रहा है 120, ठीक है। इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब फाइन पाउडर का सीव नंबर क्या होता है, 85, डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। मॉडरेट कोर्स पाउडर का सीव नंबर क्या है, 22 है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। हम थोड़ा चर्चा करेंगे फार्माकोपिया की बारे में। देखिए फार्माकोपिया की हिस्ट्री थोड़ा देखेंगे। फार्माकोपिया एक आधिकारिक पुस्तक होती है जिसमें दवाओं की मानक गुणवत्ता स्टैंडर्ड पहचान होता है, ठीक है। फार्माकोपिया में क्या रहता है कि इसमें जो दवाएं रहती हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में गुणवत्ता पहचान, शुद्धता, शक्ति और परीक्षण विधियां दी जाती हैं। भारत में मुख्य फार्माकोपिया इंडियन फार्माकोपिया है, ठीक है। अब देखिए भारत में फार्माकोपिया बनाने का उद्देश्य क्या है भैया, दवाओं की गुणवत्ता, आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा, दवाओं की गुणवत्ता को नियंत्रित करना और पूरे देश में एक समान मानक स्थापित करना। पहले भारत में ब्रिटिश फार्माकोपिया का उपयोग होता था। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने अपनी फार्माकोपिया बनाने का निर्णय किया। 1948 में भारत सरकार ने इंडियन फार्माकोपिया कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट पूछेगा, डॉक्टर BN घोष, ठीक है। थे इस समिति ने भारतीय परिस्थितियों के अनुसार दवा को मानक तैयार किया। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है भैया, 1995 इंडियन फार्माकोपिया का पहला संस्करण प्रकाशित होता है। इसके बाद समय समय पर क्या किया गया, नए संस्करण प्रकाशित किए गए ताकि नई दवाओं को भी शामिल किया जा सके और पुराने मानक को अपडेट किया जा सके। ये आपको ध्यान में रखना है। इंडियन फार्माकोपिया एडिशन वाइज टेबल आपको ध्यान में रखना है, कहीं कोई सा भी पूछ सकता है, ठीक है। पूछेगा कि थर्ड एडिशन कब आया था, किस सन में हुआ था, तो ध्यान में रखना है कि थर्ड एडिशन 1985 में, फर्स्ट एडिशन 1955 में, उसके बाद सेवन्थ एडिशन 2014 में। तो इस तरीके से यह टेबल आपको ध्यान में रखना होगा और याद करके चलना होगा, ठीक है। ये टेबल के जो भी टेबल हम बता रहे हैं इसमें से फर्स्ट और लास्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट बताया, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। उसके बाद क्या, लास्ट के आपके याद होने चाहिए, लास्ट के, ठीक है, लास्ट के। तो ये और उसके बाद और याद करना होगा तो मिड वाला, ठीक है। जैसे कि 4th और 5th का याद करके रखना होगा आपको। ये चीज़ें आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फार्माकोपिया के उद्देश्य क्या है भैया, मुख्य उद्देश्य क्या है, आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा फार्माकोपिया के उद्देश्य नहीं थे या फिर इस उद्देश्य से नहीं फार्माकोपिया का गठन हुआ था। ऐसे कुछ भी बना के पूछ लेगा। तो 5 ऑप्शन देगा, तो दवाओं की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करना,
ठीक है। दवाओं के स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड बताना, दवाओं के डोजेस फॉर्म और स्टोरेज कंडीशन बताना, देश में यूनिफॉर्म ड्रग स्टैंडर्ड को लागू करना। तो ये उद्देश्य थे फार्माकोपिया के। टैबलेट के बारे में हमने कैप्सूल देख लिया, अब हम टैबलेट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखेंगे आपकी टैबलेट का, जैसे कि टैबलेट क्या है, एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है जिसमें दवा जो है एक्सिपिएंट को मिलाकर कंप्रेशन या फिर मोल्डिंग मेथड से ठोस, गोल या फिर अन्य आकार में बनाया जाता है। यह सबसे अधिक प्रयोग होने वाला डोजेस फॉर्म है क्योंकि इससे बनाना, पैक करना और उपयोग करना आसान होता है। बड़े बड़े डॉक्टर जो भैया टैबलेट ज़्यादा उनको जानकारी रहती है, ठीक है। क्योंकि टैबलेट के कई एडवांटेज है भैया, क्या क्या एडवांटेज है तो यहाँ आपको दिखाई देगा। इसकी डोज जो है एक्यूरेट मात्रा दी जा सकती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज आसान होता है, कॉस्ट कम होता है, ठीक है। पेशेंट कंप्लेंस अच्छा होता है। तो ये एडवांटेज है टैबलेट का, ठीक है। टैबलेट की कमियां भी हैं। निर्माण दोष क्या है भैया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे डिफेक्ट दिया है, ठीक है, और इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो जो कैपिंग रहता है, ध्यान में रखना है, कैपिंग जो रहता है, ये टैबलेट का ऊपरी या निचला हिस्सा अलग हो जाता है, ठीक है। लेमिनेशन की बात करें, टैबलेट की परतें अलग अलग हो जाती हैं। क्रैकिंग, टैबलेट में दरार पड़ जाती है। तो ये सभी दोष हैं, ठीक है। चिपिंग, टैबलेट के किनारे टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है। मोल्डिंग में जैसे टैबलेट की सतह पर रंग आसान दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सारे दोष हैं जो आपको टेबल के फॉर्म में दिया गया है। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि भैया कॉपी पेन लेकर बैठिए और प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करते जाइए। पूछ लेगा आपके भर्ती परीक्षा में, डायरेक्ट कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। टैबलेट के डिफेक्ट के मुख्य कारण क्या है, क्या डिफेक्ट के क्या क्या मुख्य कारण हैं? तो ग्रैन्यूल्स का अधिक या फिर कम मॉइस्चर होना, कंप्रेशन प्रेशर का गलत होना, ठीक है, लुब्रिकेंट की मात्रा कम रखना, पंच और डाई की खराब कंडीशन होना। तो ये मुख्य कारण हैं जो टैबलेट डिफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन में क्या देखेंगे, डॉक्टर द्वारा लिखा गया एक कानूनी निर्देश है, ठीक है। लीगल ऑर्डर होता है, इसमें मरीज के लिए आवश्यक दवा, उसकी मात्रा, डोज लेने का तरीका और समय लिखा होता है। इसके आधार पर फार्मासिस्ट दवा तैयार करके या फिर देकर मरीज को देता है, ठीक है। इसके पार्ट्स क्या है, प्रिस्क्रिप्शन के भाग क्या क्या हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्या क्या भाग हैं, डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवा की पर्ची होती है, इसमें समानता मुख्य 4 भाग होते हैं। पहला भैया क्या हो गया, सुपरस्क्रिप्शन। यहाँ पे ध्यान रखना है सुपरस्क्रिप्शन में क्या क्या रहता है। ये प्रिस्क्रिप्शन का पहला भाग होता है, ठीक है। और इसमें आरएक्स का चिन्ह लिखा होता है। आरएक्स का अर्थ होता है टेक, तो ठीक है, यानी दवा लें। उसके बाद आपका इंस्क्रिप्शन, इसमें क्या रहता है, इसमें दवा का नाम या फिर उसकी मात्रा आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा डायरेक्ट कि भैया इंस्क्रिप्शन में दवा की पर्ची जो होती है, ठीक है, इसमें 4 भाग होती है। तो पहले या फिर दूसरे भाग को क्या बोलते हैं, ठीक है, या फिर पहले या दूसरे भाग में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, या फिर डायरेक्ट पूछ लेगा आरएक्स दवा के प्रिस्क्रिप्शन के कौन सा भाग है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो चारों हैं आपको यहाँ पे तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, सब्सक्रिप्शन। इसमें फार्मासिस्ट के निर्देश लिखे होते हैं, जैसे कि कितनी मात्रा में दवा तैयार करनी है, किस डोजेस फॉर्म में बनानी है, टैबलेट में या फिर मिक्सचर या फिर ऑइंटमेंट आदि, ठीक है। उसके बाद चौथा फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, ये यहाँ से भी पूछ लेगा कि भैया इसमें मरीज के निर्देश मतलब कि दवा का जो प्रिस्क्राइब है पर्चा है, इसमें चौथे भाग मरीज के लिए निर्देश किस भाग में होता है प्रिस्क्रिप्शन के, तो आप ध्यान में रखेंगे कि चौथे भाग में, ठीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि टैबलेट 2 दिन में 2 बार भोजन के बाद, ये मरीज के लिए निर्देश दिया जाता है। इसमें पढ़ेंगे प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट टेबल, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। पूछ लेगा भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट भैया। ये हो गया पार्ट, ठीक है, यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो देखिए अभी ऊपर जो आपने पढ़ा है वही चीज़ एक शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो। तो ये नोट्स का मतलब यही होता है, ठीक है। पूरा पढ़ने से अच्छा है भैया शॉर्ट फॉर्म में आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। चारों पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्ना, ठीक है। तो मरीज के निर्देश किस में दिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फार्मासिस्ट के लिए निर्देश किस भाग में रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। दवा का नाम और मात्रा किस में रहता है, किस भाग में, आरएस का चिन्ह किस में रहता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। देखेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन में प्रयुक्त लैटिन में जो संक्षेप रहते हैं उसके बारे में, ठीक है। अब लिखते समय डॉक्टर कई जो है ये भैया लैटिन संक्षेप देते हैं, इसका उपयोग करते हैं। अब इसकी जानकारी तो होनी चाहिए फार्मासिस्ट को कि भैया दवा लेने का समय, मात्रा और डोज तरीके उस संक्षेप में लिखा जाता है। कैसे कैसे यहाँ पे आपको देखना है। ये आरएक्स आपने समझ ही लिया,
RS का मतलब क्या है ये आपको अच्छे से पता होगा, BID का मतलब आपको अच्छे से पता होगा, TID का मतलब आपको अच्छे से पता होगा, QID का मतलब, QD का मतलब, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। कितना भी आप वीक हों, ठीक है, आप फार्मासिस्ट किए हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। AC का मतलब क्या है, PC का मतलब क्या है, ठीक है, ये सब कुछ आपको अच्छे से पता होगा। HS का मतलब क्या है, ठीक है, ठीक है। PRN का मतलब क्या है, ठीक है, या फिर इसको आप SOS बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब आवश्यकता पड़ने पर या फिर इमरजेंसी में, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर या फिर आवश्यकता पड़ने पर PRN बोल सकते हो या SOS बोल सकते हो, ठीक है। टैब का मतलब क्या होता है, कैब का मतलब क्या होता है, टैब का मतलब क्या होता है, ठीक है, कैब का मतलब क्या होता है, ये लैटिन है, ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग है, ठीक है, लैटिन वर्ड इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लैटिन वर्ड इंग्लिश मीनिंग हिंदी मीनिंग, तो ये सारी चीज़ें जो टेबल दिया गया है भैया नोट्स बना के चलिए, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल पैकिंग में ग्लास के टाइप, ठीक है। देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दवाओं को सुरक्षित रखने के लिए ग्लास कंटेनर का उपयोग किया जाता है। ग्लास केमिकली इनर्ट, फिर ट्रांसपेरेंट या फिर इम्परमेबल होता है, इसलिए ये इंजेक्टेबल लिक्विड मेडिसिन के लिए बहुत उपयुक्त होता है। ग्लास को उसकी केमिकल रेजिस्टेंस के आधार पर 4 प्रकारों में बांटा जाता है। कौन कौन सा भैया है, तो टाइप ऑफ ग्लास टेबल, ये आपको ध्यान रखना है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, हर एक चीज़ मैं आपको टेबल के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, क्यों, ताकि याद करने में आसानी हो, ठीक है, और नोट्स बनाने में भी आसानी हो। तो टाइप फर्स्ट में कौन कौन से आते हैं भैया, ये आपको ध्यान रखना है। टाइप 2 में कौन कौन से आते हैं, ठीक है, और इनका यूज क्या है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। टाइप 3 में क्या क्या, जैसे कि सोडा लाइम ग्लास आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा, सोडा लाइम ग्लास ये किस टाइप में आते हैं, तो टाइप 3 में, ठीक है। इस्तेमाल क्या होता है भैया, उपयोग क्या है, तो टेबलेट, कैप्सूल, ओरल लिक्विड बनाने में, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। कि डीप में प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा कि टाइप फर्स्ट ग्लास में क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है बोरोसिलिकेट ग्लास का होता है, इसमें क्या होता है, बोरॉन ऑक्साइड होता है, सबसे अधिक केमिकल रेजिस्टेंस होती है, हाई टेम्परेचर और केमिकल से कम रिएक्शन करता है, ठीक है। यूज पूछ लेगा कि भैया बताइए टाइप फर्स्ट ग्लास जो है बोरोसिलिकेट ग्लास में किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो इंजेक्शन, बोतल, एम्पुल और वायल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे आपकी भर्ती परीक्षा में पूछ सकता है कहीं से भी। उसके बाद टाइप सेकंड ग्लास से ये पूछे गए हैं प्रश्न, ठीक है, जो टॉपिक उठाए गए हैं हर एक भर्ती परीक्षा में रिपीटेड किए गए हैं, और मोस्टली जो भी पेपर होते हैं जरूर यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगर इस विषय से प्रश्न आएगा तो ये टॉपिक नहीं छूटता है इस टॉपिक से, और यही आपकी मेन ड्यूटीज़ भी रहती है, इन सब चीज़ को लेकर पढ़ना ही पड़ेगा आपको नहीं छोड़ सकते हैं आप। टाइप सेकंड ग्लास में देखिए, टाइप सेकंड ग्लास में पूछ लेगा, ये इसमें सोडा लाइम ग्लास जैसे कि सल्फर ट्रीटमेंट देकर इसको रेजिस्टेंस बनाया जाता है, नेचुरल एसिडिक सॉल्यूशन के लिए उपयोग होता है, ये सारे यूजेस आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये चारों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए गाउट में उपयोग होने वाली दवाएं कौन कौन सी है उसके बारे में हम देखेंगे। गाउट क्या है, एक प्रकार की अर्थराइटिस है जो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने से होती है। इसमें जोड़ों में दर्द होता है, सूजन और लालिमा होती है, खासकर पैर के अंगूठे में। चलिए गाउट के उपचार को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तीव्र गाउट, ठीक है, इसमें अचानक तेज दर्द और सूजन को कम करने के लिए दवाएं दी जाती हैं। कौन कौन सी दवाएं हैं यहाँ पे देखिए, पहला ड्रग हो गया कोल्चिसिन, यहाँ पे ये इसका एक्शन क्या रहेगा, तो ये इन्फ्लामेशन और पेन को कम करता है। उसके बाद NSAID, ये जैसे कि ब्रूफेन वगैरह हो गए, ठीक है, इसमें क्या रहता है, पेन जो स्वेलिंग रहता है उसमें राहत देता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रेडनिसोलोन, इसमें क्या रहता है, सीवियर इन्फ्लामेशन में ये दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है थ्री गाउट में कौन कौन सी दवाई दी जाती है, आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा, डायरेक्ट MCQ बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, हर एक को हम टेबल के फॉर्म में आपको उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि याद करने में आसानी हो। उसके बाद आता है दीर्घकालिक गाउट, इसमें इसका उद्देश्य यूरिक एसिड लेवल को कम करना। ऊपर आपने देखा क्या, ठीक है, यहाँ पे यूरिक एसिड कम करने के लिए दवाई नहीं दी जा रही हैं, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो इन्फ्लामेशन है या फिर पेन है उस पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है, थ्री गाउट में। और यहाँ पे दीर्घकालिक में भैया यूरिक एसिड पे फोकस किया जा रहा है कि यूरिक एसिड की मात्रा जो बढ़ी है इसको कम किया जाए। तो यहाँ पे देखिए ये जो यूरिक एसिड का कम करता है, ठीक है, ये आपका पहला हो गया प्रोविन एसिड। उसके बाद सल्फिन पैराजोन, ये क्या काम करता है, यूरिक एसिड को रिमूवल बढ़ाता है, ठीक है। तो ये 2 ही चीज़ हैं, यहाँ पे आसानी से याद कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे बी, इसका बी भाग में यूरिक एसिड
जो बनता है उसको रोकने वाली कौन कौन सी दवाएं होती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर, यहाँ पे देखिए आपको क्या है, ये ड्रग क्या करती है, यूरिक एसिड बनने की प्रक्रिया को रोक देती है। तो जैसे आपका जो ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट में आपका क्या कहते हैं, यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने लगता है। यूरिक एसिड का आपको क्या होता है, एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिससे आपका जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। जब वो ड्राई हो जाता है तो आपकी जो क्या कहते हैं कि ये दवाएं होती हैं, यूरिक एसिड आपका क्या करते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं, ताकि आपके जो जॉइंट पे यूरिक एसिड बन रहा था वो क्या करे, आपका वो बनना रुक जाए। अब यहाँ पे देखिए ड्रग कुछ दी गई है, आपका क्या है, एलोप्यूरिनाल है। एलोप्यूरिनाल का काम क्या है, ये जो आपकी जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम होती है, ये इनको इनहिबिट करके यूरिक एसिड का फॉर्मेशन को ये रोक देती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे देखिए रिवीजन के तौर पे देखिए एक्यूट गाउट, अगर एक्यूट गाउट और क्रोनिक गाउट आपको दिया है तो देखिए पहले तो समझिए एक्यूट गाउट होता क्या है। एक्यूट गाउट अगर आपका क्या कहते हैं शुरुआती आपका टाइम है, मतलब ज़्यादा दिन अभी आपको जॉइंट में पेन वगैरह नहीं है, वो एक्यूट गाउट बोला जाता है। लेकिन अगर क्रोनिक गाउट है तो वो आपका क्या कहते हैं, काफ़ी लंबे समय से ये दिक्कत आपको चली आ रही, तो वो क्या कहलाएगा आपका क्रोनिक गाउट। एक्यूट गाउट में आपको देखिए कोल्चिसिन दे सकते हैं, आप एनएसआईडी दे सकते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। और क्रोनिक गाउट में आपको क्या देना पड़ेगा, प्रोवेंसिड देना पड़ेगा, सल्फिलपायराजोल देना पड़ेगा और एलोप्यूरिनाल देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए ड्रग लाइसेंस फॉर्म है, और आपका क्या कहते हैं कि देखिए जूरिस्प्रूडेंस का आपका टॉपिक है, जूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक है। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर फॉर्म नंबर आपका 19, फॉर्म नंबर 20, इसमें क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो भी आपकी शेड्यूल की ड्रग होती हैं वो एक स्पेसिफिक फॉर्म नंबर में आपका उसका एप्लीकेशन भरा जाता है, और उनका लाइसेंस आपका एक स्पेसिफिक फॉर्म नंबर में जारी किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म नंबर 19 में आप एप्लीकेशन करोगे तो लाइसेंस फॉर्म आपको 20 मिलेगा। यहाँ पे किसके लिए, आपको देखिए रिटेल के लिए, रिटेल सेल फॉर ड्रग अदर देन शेड्यूल सी एंड C1। फॉर्म नंबर आप फिर 19 भरोगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर 20 में लाइसेंस जारी होगा, तो वो आपको क्या होगा, रिटेल सेल लाइसेंस फॉर आप शेड्यूल सी एंड C1। उसके बाद आपका देखिए फॉर्म नंबर 19A है, और आप फिलअप करेंगे तो लाइसेंस आपको जारी होगा फॉर्म नंबर 20A में। दिया आपको क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रिटेल लाइसेंस अदर देन शेड्यूल C एंड C1। फिर उसके बाद आपका फॉर्म नंबर 19A है, तो आपका लाइसेंस आपका जारी होगा फॉर्म नंबर 21 में। तो ये आपका किसका लिए लाइसेंस जारी होगा, रिस्ट्रिक्टेड रिटेल लाइसेंस फॉर शेड्यूल C एंड C1। उसके बाद आपका देखिए फॉर्म नंबर 20B, यहाँ पे आपका देखिए ये आपका पूछा गया फॉर्म नंबर 20B का जो लाइसेंस होता है वो किस के लिए जारी होता है, तो आप क्या बताओगे, होल सेल के लिए, होल सेल लाइसेंस फॉर ड्रग अदर देन शेड्यूल C एंड C1 में। फॉर्म नंबर 19 में सब ये भी आपके क्या होते हैं, एप्लीकेशन करना पड़ता है। और फॉर्म नंबर 21B में आपका क्या है, होल सेल का लाइसेंस जारी होगा, वो भी ड्रग आप शेड्यूल C एंड C1 के लिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका फॉर्म नंबर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और क्या कहते हैं इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम के शॉर्ट ट्रिक में देखिए आपका रिटेल या होल लाइसेंस के लिए फॉर्म नंबर 19 ही भरा जाता है, लेकिन आपका अगर रिस्ट्रिक्टेड का बात किया जाए तो रिस्ट्रिक्टेड में आपका ए लग जाएगा ना, 19A। और लाइसेंस फॉर्म देखिए आपका फॉर्म नंबर 20 में रिटेल नॉन शेड्यूल C एंड C1, और उसके बाद फॉर्म नंबर 21 में रिटेल आपको शेड्यूल C1। 20B में आपका क्या आ जाएगा, होल सेल नॉन शेड्यूल C1, और 21B में होल सेल शेड्यूल C1। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। देखिए ये भी आपका जूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक है। यहाँ पे देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपका 1948 में आया था, और उनका रूल आपका 1945 में आया था। अब यहाँ पे देखिए हम कुछ एक्ट देख लेते हैं, और उनके जो ईयर है वो एक्ट आपके कब पास हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं टेबल। सॉरी यहाँ पे शेड्यूल आपका दिया गया, तो शेड्यूल आपका कितने शेड्यूल हैं, उस शेड्यूल में आपका क्या क्या आता है। देखिए ये आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। शेड्यूल ए, शेड्यूल ए में आपका क्या आता है, देखिए ए फॉर एप्लीकेशन, तो मतलब कि
कोई भी फॉर्म होगा, लाइसेंस होगा, आप उसका क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। शेड्यूल बी में आपका क्या आएगा, ड्रग की टेस्टिंग के लिए प्रयोग होने वाली फीस भरी जाएगी। शेड्यूल सी में आपका क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे आपका वैक्सीन हो गया, सीरा हो गया, टॉक्सिन हो गया। शेड्यूल सी में आपका क्या है, अदर स्पेशल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आपका आएगा। शेड्यूल डी में देखिए सर्टेन ड्रग के इंपोर्ट से संबंधित आपका नियम है। शेड्यूल ई 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पॉइजनस सब्सटेंस आपका आयुर्वेदिक ड्रग के लिए आएगा। शेड्यूल एफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड के लिए। शेड्यूल जी आपका कासन लेबल वाली ड्रग जो सुपरविजन में आरएफपी की सुपरविजन में चलती है। फिर उसके बाद आपका शेड्यूल एच देखेंगे। शेड्यूल एच में आपका प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है। शेड्यूल H1 में आपका क्या होता है, स्ट्रिक्टली कंट्रोल एंटीबायोटिक्स और ड्रग होती है। शेड्यूल जे में आपका क्या होता है, डिजीज जिनके इलाज का दावा नहीं किया जा सकता। शेड्यूल के में आपका सर्टेन ड्रग एक्सपेंटेड फ्रॉम सम प्रोविजन। शेड्यूल एम में आपका जीएमपी होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होता है। शेड्यूल एन में आपका क्या होता है, जो आपकी फार्मेसी है, फार्मेसी को रनअप करने के लिए मिनिमम आपका इक्विपमेंट क्या होता है, वो आपका आएगा रिक्वायरमेंट। शेड्यूल पी में आपका क्या है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। शेड्यूल क्यू में आपका क्यू में आपका कॉस्मेटिक आएगा। शेड्यूल आर में आपका क्या आएगा, मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव स्टैंडर्ड जैसे कंडोम वगैरह। शेड्यूल एस में आपका क्या आएगा, कॉस्मेटिक स्टैंडर्ड। शेड्यूल टी में आपका क्या आएगा, आयुर्वेदिक सीधा यूनानी ड्रग की इनकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। उसके बाद शेड्यूल एक्स में आपका क्या है, नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक, ये आपके सब्सटेंस आएंगे। कुछ यहाँ पे शेड्यूल आपके छूट गए हैं, जैसे आपका क्या होता है शेड्यूल वाई में आपका क्या आता है, शेड्यूल वाई में आपका क्लिनिकल ट्रायल की बात की जाती है। और शेड्यूल डब्ल्यू में आपका क्या होता है, शेड्यूल डब्ल्यू में जेनेरिक ड्रग की बात की जाती है। किसकी, जेनेरिक ड्रग की बात की जाती है। शेड्यूल वी में आपका क्या बात किया जाता है, पेटेंट ड्रग की बात की जाती है, मतलब प्रोप्राइटर ड्रग की बात की जाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक्ट और आपका क्या है, ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, डायरेक्ट यहाँ से आपके एग्जाम पूछा जाता है। जैसे हम बात करें ओपीएम एक्ट कब पास हुआ था, आप क्या बताओगे, 1878 में। इसका पर्पज़ क्या था, ओपीएम की जो कल्टीवेशन किया जा रहा था, प्रोडक्शन किया जा रहा था, उसको सेल किया जा रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद आपका डेंजरस एक्ट आया। डेंजरस एक्ट आपका कब आया, 1930 में आया। किसके लिए आया, नारकोटिक ड्रग जैसे मॉर्फिन, हीरोइन आदि को रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया 1940 में। वो कि इसके लिए आया, ड्रग और कॉस्मेटिक की क्वालिटी, मैन्युफैक्चर और सेल को कंट्रोल करने के लिए। फिर आपका आया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल आपका कब आया, 1945 में आया। फिर उसके बाद आप फार्मेसी एक्ट आया आपका, क्या कहते हैं, 1948 में। ये जो आपका फार्मेसी प्रोफेशन है, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन को ये रेगुलेट करता है। फिर आपका यहाँ पे देखिए ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है आपका, इसको ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट भी बोलते हैं। ये आपका कब आया, 1954 में आपका आया, 1954 में आया। ये क्या करते हैं, जहाँ पे आपको झूठे और भ्रामक ड्रग का एडवर्टाइजमेंट के रोकने के लिए आया आपका। फिर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आपका कब आया, 1955 में आया। एल्कोहल युक्त मेडिसिनल प्रिपरेशन और एक्साइज ड्यूटी लगाने के लिए आया। फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्यूरल्टी टू एनिमल एक्ट, एनिमल को बचाव करने के लिए आपका क्या आया, जो एक्सपेरिमेंट किया जाता था, तो 1960 में आया। फिर उसके बाद आपका मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट आपका 1970 में आया था, लीगल एबार्सन के नियम को निर्धारित करने के लिए। फिर उसके बाद आपका नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस आपका आया, ये 1985 में, नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए कुछ आप रिवीजन के पर्पज से देखिए, ओपीएम एक्ट 1878, डेंजरस एक्ट 1930, ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, फार्मेसी एक्ट 1948, मैजिक रेमेडीज एक्ट आपका 1954, 1955 में मेडिसिनल टॉयलेट एंड प्रिपरेशन एक्ट और एनडीपीसी एक्ट आपका 1985 में। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, फिर आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्राइस रिडक्शन का। प्राइस रिडक्शन में आपके देखिए मिल आप पढ़े होंगे, मिल ये आपका जनरली पूछा जाता है कि कौन सा मिल किस प्रिंसिपल पे काम करता है या इसका मैकेनिज्म क्या होता है।
तो यहाँ पे देखें कटर मिल आपका है, कटर मिल आपका कटिंग पे आपका काम करता है। हैमर मिल आपका क्या है, इम्पैक्ट पे काम करता है। रोलर मिल आपका कंप्रेशन पे काम करता है। और डिसइंटीग्रेटर आपका क्या कहते हैं, इम्पैक्ट पे काम करता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं बॉल मिल। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉल मिल आपका इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों पे काम करता है। बॉल मिल जो होता है वो आपका क्या है, इम्पैक्ट और एट्रिशन पे दोनों पे काम करता है। फ्लूइड एनर्जी मिल भी आपका क्या है, इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों पे काम करती है। एज रनर मिल होता है आपका, ये आपका क्रशिंग और शेयरिंग पे काम करता है। फिर यहाँ पे देखते हैं एक एक लाइन हम कटर मिल पे देख लेते हैं। कटर मिल में देखिए यहाँ पे शार्प ब्लेडें होती हैं, ये मटेरियल को कटिंग एक्शन से छोटे टुकड़ों में काट देता है। हैमर मिल, इसमें तेज़ी से घूमने वाले हैमर लगे होते हैं, मटेरियल को इम्पैक्ट फोर्स से ये तोड़ देते हैं। रोलर मिल आपका देखिए, रोलर मिल इसमें दो रोलर के बीच मटेरियल को दबाकर कंप्रेशन से साइज कम किया जाता है। फिर उसके बाद डिसइंटीग्रेटर, ये क्या होता है, हाई स्पीड रोटेशन से इम्पैक्ट द्वारा पाउडर बनाता है। बाल मिल आपको क्या है, बाल मिल इसमें देखिए आपकी स्टील बाल होती हैं, इम्पैक्ट और एट्रिशन से पार्टिकल साइज आपका रिड्यूस किया जाता है। फिर उसके बाद फ्लूइड एनर्जी मिल या जेट मिल भी बोलते हैं, इसमें हाई वेलोसिटी या गैस से पार्टिकल जो होते हैं वो टकरा कर इम्पैक्ट और एट्रिशन के कारण साइज इनका रिडक्शन हो जाता है। फिर आपका एज रनर मिल, ये क्या करते हैं, हैवी व्हील मटेरियल को क्रशिंग और शेयरिंग से पाउडर बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर आपके क्या है, वही चीज़ है कटिंग मिल आपका कटर मिल पे। देखिए आप ऐसे याद करेंगे तो आप पढ़ेंगे तो आप पीडीएफ 2-3 बार ये सारा का सारा आपको एकदम मुज़वानी आपको एकदम फिंगर पे ये चीज़ आपको रट जाएगी। और आपको ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, नोट्स है। यहाँ पे सारे किताबों को यहाँ से जो मेन टॉपिक है वहाँ से पूछे गए हैं, उनका ये एकदम निचोड़ है। फिर यहाँ पे देखिए इम्पैक्ट आपका हैमर मिल डिसइंटीग्रेटर पे काम करता है। कंप्रेशन आपका रोलर मिल पे, इम्पैक्ट एट्रिशन बाल मिल फ्लूइड एनर्जी मिल काम करती है। क्रशिंग और शेयरिंग आपका एज रनर मिल काम करता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी डिस्क्रिप्टिव टर्म। फार्माकोपिया के अनुसार देखिए फार्मास्यूटिक में किसी पदार्थ की जो सॉल्युबिलिटी होती है, घुलनशीलता को बताने के लिए डिस्क्रिप्टिव टर्म उपयोग किए जाते हैं। मतलब 1 मिलीग्राम सोल्यूबल सॉल्यूट को घोलने के लिए लगभग कितना सॉल्वेंट आपको चाहिए, 1 मिलीग्राम सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने के लिए कितना आपको सॉल्वेंट चाहिए, ये भी आपका ml में। तो ठीक है, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे जो कुछ टर्मिनो जो हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टर्म जो आपके हैं, वेरी सोल्यूबल आप किसको कहेंगे, वेरी सोल्यूबल आपको किसको कहेंगे, लेस देन 1 ml, लेस देन 1 ml। ये आपका देखिए अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ सॉल्वेंट पर mg ऑफ सोल्यूट। फ्रीली सोल्यूबल आप किसको कहेंगे, इनके 1 से 10, ये वैल्यू आप याद करिएगा क्योंकि ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था। अभी आरआरबी का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे आपका पूछा गया था। यहाँ से सोल्यूबल आपको किससे कहेंगे, 10 से 30, और स्पैरेंजी सोल्यूबल आप 30 से 10। यहाँ पे देखिए एक प्रकार से आपका वैल्यू आपका क्या है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, स्लाइटली सोल्यूबल आप किनको कहेंगे, 100 से 1000। वेरी स्लाइटली सोल्यूबल आप किनको कहेंगे, 1000 से 10,000। इन सोल्यूबल जो घुलेंगे ही नहीं वो मोर देन 10,000। अब यहाँ पे देखिए वेरी सोल्यूबल का मतलब बहुत कम सॉल्वेंट में ये क्या है, घुल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, वेरी सोल्यूबल देखिए लेस देन 1, मतलब सॉल्वेंट आपका क्या है, लेस देन 1 ml ही है तो भी आपका ये क्या है, घुल जाएगा। फिर आपका यहाँ पे देखिए क्या है, फ्रीली सोल्यूबल में आपका क्या आसानी से घुल जाता है। स्प्रेंजली सोल्यूबल आपका क्या है, कम मात्रा में घुलता है। वेरी स्लाइटली सोल्यूबल या इनसोल्यूबल बहुत मुश्किल से घुलेगा या तो घुलेगा ही नहीं। और फिर उसके बाद हम देख लेते हैं एंटीडोट। ये भी देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना कि आपका एकदम निचोड़ है ये एंटीडोट आपका। ये आपका 2 जगह आपको देखने को मिल जाएगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में और आपका फार्माकोलॉजी में। एंटीडोट क्या होता है, जो पॉइजन को क्या करे, पॉइजन के इफेक्ट को क्या करे, पॉइजन के इफेक्ट को ये रिड्यूस कर दे, कम कर दे। तो एंटीडोट आपके देखिए कितने प्रकार के होते हैं। एंटीडोट आपके देखिए यहाँ क्लासिफिकेशन, फिजिकल एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट,
फिजिकल, केमिकल और आपका फिजियोलॉजिकल। फिजिकल क्या करता है, ये पॉइजन को फिजिकली एब्जॉर्ब करके उसका एब्जॉर्प्शन कम कर देता है, जैसे आपका क्या एक्टिवेटेड चारकोल या मिल्क। फिर उसका केमिकल एंटीडोट ये क्या करता है, पॉइजन के साथ केमिकल रिएक्शन करके उससे हार्मलेस कंपाउंड में बदल देते हैं, जैसे आपका क्या है सोडियम थायोसल्फेट डाइम कैप्राल। फिजियोलॉजिकल क्या करता है, ये पॉइजन के अपोजिट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की तरह ये कार्य करते हैं, जैसे आपका नैलोक्सिन और एट्रोपिन। यहाँ पे देखिए फिजिकल एंटीडोट आपको क्या है, पॉइजन को एब्जॉर्ब करके बॉडी में एब्जॉर्प्शन कम कर देता है, मतलब ये हमारे जो बॉडी में एब्जॉर्प्शन पॉइजन होता है उसको ये क्या करता है, रोक देता है। मोस्टली जीआईटी ट्रैक में ये काम करता है, जैसे एक्टिवेटेड चारकोल, स्टार्च हो गए। केमिकल एंटीडोट आपको क्या है, केमिकल एंटीडोट पॉइजन के साथ केमिकल रिएक्शन करके उसे नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में बदल देता है, मतलब जो आपका पॉइजन होता है उसको ये क्या कर देगा, नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में इसको ये बदल देगा। जैसे आपका साइनाइड हो गया, हैवी मेटल हो गया। साइनाइड में आपका सोडियम थायोसल्फेट और हैवी मेटल पॉइजनिंग में डाइकैमरप्रॉल आपको दिया जाता है। फिर आपका है फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट में ये क्या करता है, पॉइजन के अपोजिट फार्माकोलॉजिकल एक्शन के प्रभाव को ये कम कर देता है, जैसे ओपाइड पॉइजनिंग। ओपाइड पॉइजनिंग में आपको क्या दोगे, आप नैलोक्सिन दोगे। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में आप क्या दोगे, ट्रोपिन दोगे। अब यहाँ पे एक टॉपिक और है, यूनिवर्सल एंटीडोट। ये कब दिया जाता है, जब हमको पता ही नहीं है कि पॉइजन किस प्रकार का लिया गया है। कोई अगर पेशेंट पॉइजन लिया है, कोई पर्सन पॉइजन खाया हो तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या देंगे, उनको यूनिवर्सल एंटीडोट देते हैं। अब यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल एंटीडोट का जो कंपोजिशन होता है ये भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिला है और मिलेगा भी। यहाँ पे देखिए एक्टिवेटेड चारकोल होता है 2 पार्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 पार्ट, टैनिक ऑक्साइड 1 पार्ट। तो 211, मतलब आप याद करिए, एक्टिवेटेड चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक ऑक्साइड एसिड। जो आपका एक्टिवेटेड चारकोल है ये पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये एसिडिक पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर देता है, और जो टैनिक एसिड है ये एल्कलाइड और हैवी मेटल को ये क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देता है। अब यहाँ पे देखिए पॉइजनिंग और एंटीडोट, यहाँ पे एक टेबल दी गई है आपकी। देखिए पैरासीटामॉल की अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो आप क्या दोगे, N-एसिटिलसिस्टीन। यहाँ से आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन, आपका 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। वारफेरिन की पॉइजनिंग के लिए आप क्या दोगे एंटीडोट, विटामिन के दोगे। हिपैरिन के लिए आपको क्या दोगे, एसपी हिपैरिन, प्रोटामिन सल्फेट। मेथेनॉल एथिलीन ग्लाइकोल के लिए आप क्या दोगे, एथेनॉल और फोमेपिजोल। बेंजोडाइज़पीन के लिए आप क्या दोगे, फ्लूमाजिनिल दोगे। उसके बाद साइनाइड के लिए आप क्या दोगे, साइनाइड पॉइजनिंग के लिए सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट दोगे। डिजॉक्सिन के लिए डिजॉक्सिन इम्यून पैप दोगे। आयरन के लिए डिस्पेक्सरामीन दोगे। आइसोनियाजिड में आप क्या क्या देते हो, पायरोडॉक्सिन देते हो। लेड में आप क्या दोगे, कैल्शियम सोडियम EDTA या डाइमर कैप्राल दोगे। आर्सेनिक हैवी मेटल में आप डाइमर कैप्राल दे दोगे, चल जाएगा। मरकरी में भी आप डाइमर कैप्राल। फिर उसके बाद मॉर्फिन में आप क्या दोगे, मॉर्फिन में आप क्या दोगे, नैलोक्सोन दोगे। ऑर्गेनोफॉस्फेट में क्या दोगे, ट्रोपिन या प्रेलिडिक्सोमीन दोगे। आप कार्बन मोनोऑक्साइड में आप क्या दोगे, ऑक्सीजन थेरेपी दोगे। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके पूछे गए हैं, पैरासीटामॉल बहुत पूछा गया है, N-एसिटिलसिस्टीन दोगे। हिपैरिन पूछा गया है, एसपी प्रोटियामिन सल्फेट। वारफेरिन विटामिन के, WV विटामिन के देता है। वारफेरिन में आपको एंटीडोट विटामिन के दिया जाएगा। ओपायड ऑन, तो आप नैलोक्सोन दोगे। ऑर्गेनोफॉस्फेट में आप क्या दोगे, एट्रोपिन और प्रेलिडिक्सोमाइन दोगे। तो दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट में करिएगा। और आप देखिए बड़े बड़े यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे होंगे तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो यहाँ से नोट्स दिया जा रहा है ये आपको बहुत ही निचोड़ का नोट्स दिया जा रहा है। आप नोट्स भी देख सकते हैं और कमेंट में ज़रूर जिनको नोट्स चाहिए वो नोट्स ले सकते हैं। आप इसको कम समय में अच्छे तरीके से इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।